हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लखनऊ नामा एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिकेप दे दूँ आप लोगों को। अभी तक हम लोगों ने जो आपके सिलेबस में जो चीज़ें कवर की थी वो हमने रेगुलेटरी एक्ट 1773 से स्टार्ट किया था और अब हम पहुँचे हैं एक्ट ऑफ 1858, जो कि आपके सिलेबस से थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग इसको पेशेंस से देखिए। इसके बाद जो आपके मेन सिलेबस की चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935 एंड इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ये आपके बेसिक सिलेबस की चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक मेरे जो ये चीज़ों को बताने का एक मेन मोटिव है, इसे एक सीक्वेंस को कंटिन्यू करना है। तो चलिए अब हम बहुत जल्दी से इस दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद आपके मेन पॉइंट पे आएंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेबस होगा। तो आपके मतलब मेन बेसिकली बीए का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेबस है उस पर हम बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिलेबस एक्ट ऑफ 1858, मतलब 1858 का अधिनियम क्या था। अभी आप लोगों ने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन और सत्ता दोनों संभाल रही थी। अब जो है धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्राउन की गवर्निंग बॉडी के रूप में बनती हुई दिख रही है। तो 1858 में फाइनली क्राउन ने, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सत्ता का हस्तांतरण किया। लेकिन उसके पहले क्या पृष्ठभूमि बनी, मैं इस पर बात करता हूँ। देखिए 1858 का जो अधिनियम था उसकी बेसिक पृष्ठभूमि ये थी कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1813 के बाद ब्रिटिश व्यापारियों का दबाव बढ़ने लगा था। जो एक बड़ा रीज़न था 1813 में, जो ब्रिटिश व्यापारियों को एक तरह से एंट्री तो दे दी गई थी इंडिया में व्यापार करने के लिए, लेकिन अब उनका दबाव थोड़ा और बढ़ रहा था क्योंकि उन्होंने इंडिया की पर्सपेक्टिव्स को देखा, यहाँ पे व्यापार करना कितना ज़्यादा बेनिफिशियल था। तो इस सब चीज़ों को लेकर के उनका दबाव बढ़ा। तीसरा जो पृष्ठभूमि बनी कि ब्रिटिश सरकार के मंसूबे पहले से ही शासन करने के लिए, मतलब ब्रिटिश सरकार एक तरह से तैयार थी कि अब हमें सत्ता का हस्तांतरण करना ही होगा। तो इस अधिनियम में क्या क्या प्रोविजंस बने, इन पे हम बात कर लेते हैं। देखिए जो पहला प्रावधान था इस अधिनियम का, पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता का हस्तांतरण क्राउन के अधीन किया गया, जो कि पहले से ही बातें चलती हुई आ रही थी। दूसरा था गवर्नर जनरल अब महारानी का प्रतिनिधि हुआ, जिसे वायसराय का नाम दिया गया, मतलब गवर्नर जनरल को बदल के वायसराय कह दिया गया और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। भारत को एक विभाग बनाया गया तथा ब्रिटिश मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट मंत्री बनाया गया जिसको भारत मंत्री कहा गया। मतलब ब्रिटिश के पार्लियामेंट में अब भारत को एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया और वहाँ एक मंत्री बनाया गया जो भारत की जो भी कार्यविधि होगी उसके प्रति जवाबदेह होगा। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ प्रोविज़न था उसमें ये क्या चीज़ें हुई, भारत मंत्री के परामर्श हेतु 15 सदस्यों की एक राज्य परिषद का गठन किया गया। सदस्यों की नियुक्ति इस प्रकार होती थी, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा 7 सदस्य नियुक्त होते थे और क्राउन द्वारा 8 सदस्य होते थे। आपको एक बात बता दूं कि जो निदेशक मंडल था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था कंपनी का, ये पहली और अंतिम बार जो है अब राज्य परिषद में नियुक्ति करेगा। इसके बाद इनका रोल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब जो टोटल राज्य परिषद में सदस्यों की नियुक्ति होगी वो क्राउन के द्वारा होगी। सदस्यों की योग्यता ये थी कि जो लोग भी राज्य परिषद में नियुक्त होंगे, जो भी सदस्य होंगे, कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा दी हो, मतलब 10 वर्ष तक भारत की स्थितियों का अनुभव उनके पास हो। नेक्स्ट प्रोविजन था कि ब्रिटेन की संसद ने भारत मंत्री का बजट पेश, मतलब भारत मंत्री जो है भारत का बजट पेश करेगा। अब जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक विभाग बना दिया गया था, तो भारत की जो भी आय होगी, व्यय होगी, वो सबका एक बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न था हमारा, वायसराय को नियम बनाने की शक्ति दे दी गई। जो वायसराय अब तक गवर्नर जनरल को सब्स्टिट्यूट करके बनाया गया था, उसको पूरी पावर दे दी गई कि वो नियम भी बना सकता है। पहली बार वायसराय ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें लॉर्ड कैनिंग था, 1859 में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, या जिसको हम पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, मतलब इन्होंने कुछ विभाग बना दिए, कुछ मिनिस्टर्स, कुछ लोगों को उनके दायित्व दे दिया कि जैसे आप उन के स्पेसिफिक निरीक्षण करेंगे। तो इसको पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली होता है कि जैसे विभागीय व्यवस्था का मतलब होता है, एक हो गया रक्षा विभाग बना दिया, इसके बाद वित्त विभाग हो गया, ठीक है, शिक्षा विभाग हो गया,
तो ऐसे मतलब लोगों को उनके अलग अलग कर्तव्यों को विभाजित कर दिया। ये हो गया पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि इस अधिनियम का महत्व क्या था। तो इस अधिनियम का जो बेसिक महत्व ये था कि भारत की शासन प्रणाली में कोई बदलाव तो नहीं हुआ, अपितु इंग्लैंड में संरचनात्मक बदलाव किए गए। मतलब जो इंग्लैंड की संरचनात्मक व्यवस्था थी उसमें तो बदलाव किया गया, लेकिन भारत की शासन प्रणाली में कोई बदलाव नहीं हुआ। वायसराय अब क्राउन द्वारा नियुक्त होगा तथा राज्य सचिव के प्रति जवाबदेह होगा। सॉरी, वायसराय जो है अब क्राउन के द्वारा नियुक्त होगा। मतलब देखिए, ये हमारा यहाँ पे वायसराय हो गया, ये क्राउन के द्वारा नियुक्त होगा और जवाबदेही किसका होगा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो एक तरह से ये दोनों के बीच का एक बॉडी बन गया। मतलब ये इनके द्वारा भी यहाँ से नियुक्त होगा और यहाँ से गवर्न होगा, मतलब इनको जवाबदेह होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। इसके बाद देखिए, अब हम आते हैं कि काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861 का परिषद अधिनियम। इस परिषद अधिनियम की क्या पृष्ठभूमि बनी? अभी आप लोगों ने जो परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन 1858 के अधिनियम में देखा, उसको लेकर के कुछ पृष्ठभूमि बनी। वो क्या पृष्ठभूमि बनी, आइए देखते हैं। जिन कारणों से सत्ता का हस्तांतरण किया गया था उसके अनुसार भारत में कोई काम नहीं हुआ। अंग्रेज विद्वानों का यह मानना था कि अब भारत में सुधारों की आवश्यकता है, जिसके कारण यह अधिनियम लाया गया। कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे कि पूरे भारत के लिए कॉमन लेजिस्लेटिव मानक नहीं थे। मतलब पूरे भारत में जो एक कॉमन लेजिस्लेटिव मानक होने चाहिए वो नहीं थे। भाई जो वायसराय था वो जवाबदेह था स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, और उसकी नियुक्ति जो कौन कर रहा है, वो क्राउन कर रहा है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए कोई कानून, कोई लेजिस्लेटिव मानक नहीं बनाया गया था। इसकी क्या क्या प्रोविजंस है अब देखते हैं। प्रोविजन नंबर 1, इसमें जो पहली व्यवस्था बनाई गई कि वायसराय की अस्थायी परिषद में एक 5वें सदस्य लॉ मेंबर की नियुक्ति की गई, जो कानूनी विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई, जो सामान्यतः स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स से आता था। मतलब ये एक तरह से लॉ के बारे में विशेषज्ञ होता था। जो वायसराय की परिषद होती थी उसमें ये एक सलाहकारी व्यक्ति था, जो परिषद को सलाह देता था। ना तो इस पर ये कोई निर्णय ले सकता था और ना ही वोट कर सकता था। नेक्स्ट प्रोविजन, पोर्टफोलियो सिस्टम को अधिनियमित कर दिया गया। मतलब पहले पोर्टफोलियो सिस्टम को एक रूप में बनाया गया था पिछले अधिनियम में, यहाँ पे इसको अधिनियमित कर दिया गया, लेकिन अब ये पूरी तरह से मान्य होगा। ठीक है, इसके बाद वायसराय की परिषद में जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। भाई वायसराय की जो परिषद बनाई गई थी उसमें पहले 6 सदस्य होते थे। पहले तो एक वायसराय होते थे और जो है एक 5वां सदस्य जो नियुक्त किया गया था लॉ मेंबर के रूप में। अब वायसराय के जो अतिरिक्त सदस्य थे, ये वायसराय की कोर काउंसिल थी। मतलब उसको कहते थे कि वायसराय की राज्य परिषद होती थी, और उसके अतिरिक्त सदस्य जो होते थे उसमें 6 से अब उनकी संख्या बढ़ा के 12 कर दी गई। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक 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 स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कैसे। केंद्रीय विधानसभा हमारा पूरा होता था, केंद्रीय विधान परिषद। तो एक होती थी वायसराय की परिषद। वायसराय की परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 4 थी, प्लस एक लॉ मेंबर होता था। अतिरिक्त सदस्य पहले 6 थे, अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 12 कर दिया गया। अब इनमें जो 3 भारतीयों को रखा गया था, उसमें कौन कौन 3 भारतीय थे? पहले थे महाराजा पटियाला, दूसरा ग्वालियर नरेश और तीसरा महाराजा बनारस। ये तीनों गैर सरकारी सदस्य थे। मतलब अब एक तरह से भारतीयों की भी एंट्री होने लगी थी। ठीक है, आइए देखिए, पहली पहली बार भारत में जो है वायसराय को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दे दी गई, जो अधिकतम 6 माह तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में मिलिट्री, फाइनेंस, रेवेन्यू, होम का कार्य विभाजित हो गया। मतलब अभी जो मैंने बताया था कि आपको ऐसे ऐसे मिनिस्टर्स बनाने होते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता था, तो अब उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन था कि मद्रास व बॉम्बे प्रांतों की विधायिका शक्ति गवर्नर इन काउंसिल, जो वायसराय की काउंसिल होती थी, में निहित होगी। परंतु कोई भी बिल बिना वायसराय की सहमति के एक्ट में नहीं बदल सकता था। कुछ विषय जैसे टेलीग्राफ, नेवी, मिलिट्री आदि मुद्दे पर पहले से सहमति लेना पड़ता था, तब जाकर बिल पेश होगा। मतलब जो प्रांतों में जो गवर्नर होते थे
प्रांतों के गवर्नरों को ये बाध्यकारी बना दिया गया था कि आप कोई भी बिल बिना वायसराय की सहमति के नहीं पेश कर सकते हैं, और यदि आपको कोई भी विशेष मुद्दे जो होते हैं जैसे टेलीग्राफ, नेवी, मिलिट्री का है, तो उस पर पहले से अनुमति लेकर के आपको कोई बिल पेश कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन था वायसराय द्वारा अन्य प्रोविंस में विधायिका परिषद बनाने की शक्ति दे दी गई। मतलब जो वायसराय था वो अलग अलग प्रोविंसेस, जैसे कि मद्रास मद्रास होता था, बंगाल था, फिर बॉम्बे था, तो इन सब में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की शक्ति दी गई, जिसको प्रयोग करते हुए अपने उस शक्ति का 1862 में बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। 1866 में यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं आज के समय में, वहाँ पे यूनाइटेड क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायी परिषद का गठन किया गया। ठीक है। इस अधिनियम का महत्व क्या था, तो इस अधिनियम के महत्व पे चर्चा करते हैं। देखिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण, कहीं ना कहीं शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। मतलब जो वायसराय होता था, उसके बाद जो प्रोविंशियल जो गवर्नर होते थे, उनमें शक्तियों का विभाजन किया गया, मतलब विकेंद्रीकरण किया। कुछ शक्ति इनके पास थी, कुछ शक्ति इनके पास थी। ठीक है। अब तक आपने देखा कि पूरी शक्तियों का केंद्रीकरण होता था, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं केंद्रीकरण ही था, पूरा क्राउन के अधीन था, तो ये पूरा सेंट्रलाइज ही होते थे, लेकिन थोड़ा बहुत एक दिखावे के रूप में किया गया। ठीक है। स्थानीय जानकारी और ज़रूरत की को जो है पहचान मिल गई, मतलब जो वहाँ के स्थानीय लोग होते थे उनको प्रोविंशियल काउंसिल में रखा जाने लगा। भारतीयों को पहली बार प्रवेश मिला विधायी परिषद में, और राज्य परिषद होती थी, जो वायसराय की काउंसिल होती थी, उसमें भारतीयों को पहली बार प्रवेश मिल गया। तो इसका कुछ महत्व था। इसकी कमियां भी रह गई, उन कमियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। विकेंद्रीकरण के बावजूद केंद्रीकरण जारी रहा। मैंने बताया भी ना कि जो वायसराय की काउंसिल थी, उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नर होते थे, यहाँ पे तो थोड़ा सा विकेंद्रीकरण दिखा, लेकिन आगे जो था वो टोटल सारी शक्तियाँ किसमें थी, वो क्राउन में होती थी। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण के साथ साथ केंद्रीकरण जारी रहा। परिषद सिर्फ सलाहकारी बनाई गई थी, जो गवर्नर जनरल या फिर जिसको हम वायसराय की परिषद कहते हैं, वो बस सलाहकारी परिषद थी, सारा निर्णय तो वायसराय ही ले रहा था। भारतीय जनता का प्रतिनिधि नहीं था। मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी या चाहे वायसराय की काउंसिल होती थी, उसमें भारतीय जनता का प्रतिनिधि नहीं था। विधायी परिषद का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। जो कार्यपालिका बनाई गई थी, मतलब जो वायसराय की परिषद थी, उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है। तो इन सब कमियों को सुधारने के लिए ही अब आगे नेक्स्ट अधिनियम आया। तो अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग 1892 के अधिनियम में। ठीक है। 1892 का परिषद अधिनियम क्या था, इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पहला कारण बना 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हो गया था, जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसके बाद कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 में मुंबई में हुआ, जिसमें भाग लेने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन से चार्ल्स ब्रडेला भारत आए, जो भारत के प्रति थोड़ा उदारवादी सोच रखते थे। उनके समक्ष कांग्रेस पार्टी ने कुछ मांग रखी। वो क्या मांगे थी, और वो उन मांगों से कितना जो है चार्ल्स ब्रडेला को क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने क्या चीज़ें दी उन मांगों में से, वो हम देखते हैं। तो देखिए, वायसराय की काउंसिल में नॉमिनेशन की जगह इलेक्शन किया जाए। मतलब वायसराय की जो काउंसिल होती थी, उसमें जो मेंबर होते थे वो क्राउन द्वारा नॉमिनेट होते थे। कहा गया कि नहीं, उनकी काउंसिल में अब जो इलेक्शन किया जाए। बजट पर परिषद में विचार होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि जो परिषद बनाई गई है उसमें बजट पर विचार होना चाहिए। परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इन मांगों को कांग्रेस पार्टी ने चार्ल्स ब्रडेला के सामने रखा। इन सभी मांगों को लेकर चार्ल्स ब्रडेला हाउस ऑफ कॉमन में एक विधेयक प्रस्तुत किए, जो 1892 का परिषद अधिनियम बना। इन्हीं सब मांगों को लेकर के चार्ल्स ब्रडेला पहुंचे ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन में, और वहां पे उन्होंने इन मांगों को रखा, जिससे ये अधिनियम एक्ट में आया। ठीक है। तो आइए इसके प्रावधान देख लेते हैं। अभी आपने देखा था कि जो केंद्रीय विधानसभा बनाई गई थी, केंद्रीय विधानसभा के दो पार्ट थे। एक तो ये एक तरह से कह सके एग्जीक्यूटिव बॉडी होती थी। एग्जीक्यूटिव का मतलब कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद होती थी, ये विधान परिषद होती थी। एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव बनाई गई थी। तो वायसराय की परिषद में 4 सदस्य और एक लॉ मेंबर होते थे।
इसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 कर दी गई तथा अधिकतम 16 कर दी गई। पहले 6 से 12 थी, अब इनकी न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 16 कर दी गई। तो मैं न्यूनतम में बता देता हूँ आपको। देखिए, इसमें 5 को नॉमिनेट किया गया और 5 को इलेक्टेड किया गया। मतलब उनकी जो पहली मांग थी इंडियंस की, कांग्रेस पार्टी की, वो मान ली गई। जो काउंसिल थी लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम कहते हैं, इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 5 को तो नॉमिनेट रखा गया और 5 को कहा गया कि नहीं, ये इलेक्टेड मेंबर होंगे। और इलेक्टेड कहाँ से होंगे? तो जो इनकी जो प्रेसिडेंसीज थी, कंस्टिट्यूंसीज थी, उन्हीं से इनको इलेक्ट किया गया। बॉम्बे से एक, मद्रास से एक, बंगाल से एक, और उत्तर पश्चिम प्रांत से एक, और एक कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक मेंबर रखे गए। तो ये लोगों को इलेक्ट करके लाया गया। ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो और मांगे थी उनकी, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं यहीं पे। देखिए, जो दूसरा प्रोविजन इसका था, प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20 कर दी गई। ठीक है। केंद्रीय व प्रांतीय परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। मतलब केंद्रीय और प्रांतीय दोनों दो विधान परिषद बनाए गए थे, उनमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अडॉप्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ और भी ऐसे चेंजेस लाए गए जो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जो मांगी गई थी कांग्रेस पार्टी की, उनको पूरा करी गई। तो दूसरा, बजट के विषय पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। लोकहित में 6 दिन पूर्व सूचना पर पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न ऐसे तो नहीं पूछे जा सकते थे, लेकिन 6 दिन के पूर्व सूचना पर पूछे जा सकते थे। तो ये कुछ प्रोविजंस बनाए गए जो हमारा एक्ट था इनके बिहाफ पे। ठीक है। तो आज यहीं पे अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1909 से स्टार्ट करेंगे हम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।